अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। जो हमारा एपिडेमियोलॉजी के कोर्स का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ जो हमने शुरू किया था, पार्ट फर्स्ट हमने उसका वो अपलोड किया था। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव इसमें हम कवर करवाएंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जो डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हमने चुनी थी, पहली वाली स्लाइड जो थी 6 स्लाइड्स वो हम कवर करवाएंगे, और साथ में कंसेप्ट ऑफ कॉजेशंस क्या है और कंसेप्ट ऑफ या अंडरस्टैंडिंग हेल्थ इंडिकेटर कौन कौन सी है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हम इस पार्ट में कवर करवाएंगे। अच्छा, पहले कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कौन कौन सी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हम यूज़ करते हैं जिससे हम ये समझ आ जाए कि व्हाट्स हेल्थ और कौन सी एज पे जो है ना कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता था। तो ये सेंचुरी से ये हेल्थ का जो कंसेप्ट है ये आ रहा है। अब इस हेल्थ के कंसेप्ट में डिफरेंट चेंजेस आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टिल नाउ अभी कौन सा कंसेप्ट जो है ना वो इस्टेब्लिश है, कौन सा कंसेप्ट जो है ना अभी वो प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, तो पहला कंसेप्ट है वो है बायोमेडिकल कंसेप्ट। तो ये 4 कंसेप्ट है, बायोमेडिकल है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोसोशियल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। पहले वाले कंसेप्ट बायोमेडिकल कंसेप्ट, तो जैसे कि नेम से जाहिर है इसका मतलब ये कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो बेस करवाता है किस चीज़ पे, बॉडी की बायोलॉजी पे। कैसा? ट्रेडिशनली हेल्थ इज बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हेल्थ के बारे में हमने पहले वाली लेक्चर में पढ़ा था कि हेल्थ क्या है, तो एब्सेंस ऑफ डिजीज है, एंड इफ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज देन द पर्सन वाज कंसिडर्ड हेल्थी। और कोई जब डिजीज से फ्री हो तो उसको हम कहते हैं हेल्दी। तो इसी कंसेप्ट में क्या है, इसी कंसेप्ट में यही वाला बात प्रिवेल है कि जिस पर्सन में डिजीज नहीं हो तो उसको हम कहेंगे हेल्दी पर्सन। तो इसमें हेल्थ का कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या है वो है एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। अच्छा, दिस कंसेप्ट हैज द बेसिस इन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये क्या है, ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे बेस करता है, जो हम जर्म थ्योरी को बाद में जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली द जर्म थ्योरी इज द मेडिकल प्रोफेशन viewed the human body as a machine. Disease is the consequences of the breakdown of the machine, and one of the doctor's tasks is to repair that machine. तो अब ये एक एग्जांपल ने दिया है, एक वो ये कि मेडिकल प्रोफेशन में ह्यूमन बॉडी को एज अ मशीन कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मशीन काम करवाता है, जैसे इसी तरह ये बॉडी काम करवाता है। अब इस बॉडी में जैसा कि मशीन में फॉल्ट्स आती है, इस तरह बॉडी में फॉल्ट्स आती है। अब इस मशीन को जब एक मैकेनिक उसको रिपेयर करवाता है, तो इसी तरह बॉडी को भी एक डॉक्टर या एक फिजिशियन या एक नर्स जो है ना उसको क्या करवाता है, फिर रिपेयर करवाता है। तो ये बॉडी के बायोमेडिकल कंसेप्ट में सिंपली हम हेल्थ को क्या कहते हैं, हेल्थ को हम एब्सेंस ऑफ डिजीज कहते हैं। ओके, तो ये था क्या बायोमेडिकल कंसेप्ट। इसके बाद आते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट या इकोलॉजी को आप पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम को कहते हैं, या एनवायरनमेंट को हम इसको इकोलॉजी हम एनवायरनमेंट के लिए यूज करते हैं। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट हम सिंपली ह्यूमन हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इसमें हम इस कंसेप्ट में हम वो बता रहे हैं। तो फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इज व्यूड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हेल्थ क्या है, ये एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है। ये एक हेल्थ है, ह्यूमन बॉडी है, और ये क्या है, ये एनवायरनमेंट है। अब इन दोनों के दरमियान, ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जब बैलेंस आ जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी इज हेल्दी। तो हेल्थ कंसेप्ट इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन द हेल्थ, इक्विलिब्रियम बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड अ डिजीज इज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। अब क्या है, अब डिजीज क्या है, जब अनइक्विलिब्रियम आ जाए, जब माल एडजस्टमेंट या अनइक्विलिब्रियम आ जाए बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द डिजीज। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूबस हेल्थ implies the relative absence of pain and discomfort। तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि the absence of pain is called ecological concept। ये भी आप कह सकते हैं, the absence of pain or discomfort and a continuous adaptation and adjustment to the environment to ensure optimal फंक्शन। तो इसमें सिंपली है कि एब्सेंस ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट और साथ में कंटिन्यूस एडाप्टेशन और एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमल फंक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनिंग के लिए आप जब एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहे तो फिर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेल्थ।
तो ये सिंपली इकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अब साइको सोशल कंसेप्ट क्या है? साइको सोशल कंसेप्ट को हम बायोलॉजिकल एंड सोशल कंसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि साइको सोशल का आपको पता होगा, साइको सोशल क्या है? साइकी। तो साइकी आपको पता है साइकी किस चीज को कहते हैं? साइकी कहते हैं आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट को क्या कहते हैं? साइकी कहते हैं। साथ में सोशल है तो आपकी सोशल स्टेट को कहते हैं क्या? सोशल। तो इसमें आपके मेंटल और सोशल दोनों एस्पेक्ट्स है। तो हम पढ़ते क्या? अकॉर्डिंग टू साइको सोशल कंसेप्ट, health is not only biomedical phenomena but is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors। तो इसमें क्या है? बायोमेडिकल में हमने सिर्फ माइंड की बात की थी या बॉडी की बात की थी हमने, लेकिन ये साइको सोशल कहते हैं कि सिर्फ बायोमेडिकल काफ़ी नहीं है, सिर्फ माइंड और बॉडी काफ़ी नहीं है, साथ में आपका जो सोशियो कल्चर है, आपका जो सोसाइटी में इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फैमिली के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, रिलेशंस है, वो भी हेल्थ में क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि आपकी माइंड और साथ में आपका सोसाइटी, ये दोनों जब बैलेंस में हो तो आप क्या होगी? हेल्दी होगी। ये कौन कह रहे हैं? साइको सोशल कंसेप्ट। अच्छा, चौथा वाला कंसेप्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। अब होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? तो अब ये तीनों कंसेप्ट हमने पढ़ी। पहला वाला कौन सा कंसेप्ट था? पहला वाला बायोमेडिकल कंसेप्ट था, दूसरा इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तीसरा साइको सोशल कंसेप्ट था। ये तीनों कंसेप्ट जब आप इकट्ठा करोगे तो इससे बनेंगे होलिस्टिक कंसेप्ट। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल ये है, अ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। अब साउंड माइंड है, साउंड बॉडी में है, तो ये क्या है? ये आपका बायोमेडिकल कंसेप्ट हो गया कि जब माइंड हेल्दी हो और बॉडी हेल्दी हो तो उसको हम कहते हैं कि जब उसमें डिजीज नहीं हो तो उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट। एंड अ साउंड फैमिली, तो अब फैमिली का मतलब ये है कि इसका आ गया सोशल का एस्पेक्ट आ गया, तो सोशल का मतलब ये साइको सोशल एस्पेक्ट। तो साउंड फैमिली मतलब ये है कि जब आपका पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोसाइटी आपके साथ हेल्दी हो तो क्या हो गया? साइको सोशल। एंड साउंड एनवायरनमेंट, तो साउंड एनवायरनमेंट जब आ गया तो आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट आ गया कि जब आपके साथ एक एनवायरनमेंट भी। तो अब इन तीनों ये स्टेटमेंट, सारा की सारा स्टेटमेंट ये क्या है? ये होलिस्टिक कंसेप्ट है। साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी बायोमेडिकल, एंड अ साउंड फैमिली साइकोसोशल, एंड अ साउंड एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल। इन तीनों को आप इकट्ठा करके आपसे बनेगी क्या? होलिस्टिक एज अ होल जब आप पढ़ते हो। और मॉडर्न ज़माने में भी यही कंसेप्ट जो है ना वो प्रिवेल कर रहा है कि होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है। आजकल जब आप किसी डिजीज़ के बारे में हेल्थ का जो कंसेप्ट आप डिफाइन करवा रहे हो तो आप उनको कहोगे कि आपका माइंड या आपका बॉडी भी हेल्दी होना चाहिए, साथ में आपका साइको सोशल भी होना हेल्दी होना चाहिए, और साथ में जो है ना आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी होना चाहिए। और यही हमने पढ़ा था किसमें? यही हमने पढ़ा था हेल्थ की डिफिनीशन में। ओके, तो हेल्थ के डिफिनीशन में हमने इन तीनों एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करवा के हमने फिर पढ़ी थी। दिस कंसेप्ट इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव। दे रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन health. It describes health as a multi-dimensional process involving the well-being of whole person and context of his environment. तो इसमें जो है ना आप बॉडी को एज अ होल लेती हो, जिस तरह के हेल्थ की डिफिनेशन में हमने पढ़ा था, तो इसमें आप बॉडी को एज अ होल लेती हो, एज अ होल वेल बीइंग। आप उसकी हर एक एस्पेक्ट को, आपकी उसकी सोसाइटी को, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशन को, आप इसकी बॉडी को, अब इसकी एनवायरनमेंट को, तीनों जब आप लेती हो तो उससे बनती है क्या? हेल्थ बनती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर हम पढ़ते हैं जो डिजीज़ के हमने वो पढ़ी थी कॉजेशन ऑफ डिजीज़। बाकी हमने पढ़ा था ना डिजीज़ वगैरह सब हमने पढ़ी थी, हेल्थ और इलनेस सब हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेशन ऑफ डिजीज़, डिजीज़ किस वजह से होते हैं। तो कॉजेशन ऑफ डिजीज़ के लिए पहले जो है ना इंट्रैक्शन होना चाहिए बिटवीन थ्री थिंग्स। वन इज़ द होस्ट, द सेकंड वन इज़ द एजेंट, और थर्ड वन इज़ द एनवायरनमेंट। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठा हो के ये फिर क्या करेंगे? इनके इंट्रैक्शन से बनते हैं डिजीज़। अब ये तीनों चीज़ें किस पैटर्न पे इकट्ठा होगी, इसके लिए जो है ना फिर क्या है? फिर डिफरेंट थ्योरीज है। वो थ्योरीज कौन कौन सी है? तो 4 थ्योरीज है। पहला वाला है जाम थ्योरी, दूसरा है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तीसरा है व्हील ऑफ कॉजेशन, और चौथा है वेब ऑफ कॉजेशन। ओके, अब हम इस एक को हम डिटेल से पढ़ते। पहला वाला जो थ्योरी है वो है जाम थ्योरी।
अब जर्म थ्योरी क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, तो ये किसने पेश किया था, रॉबर्ट कोच एंड लीविस पास्चर ने। एवरी ह्यूमन डिजीज इज काज्ड बाय अ माइक्रोब और जर्म व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर दैट डिजीज एंड वन मस्ट बी एबल टू आइसोलेट द माइक्रोब फ्रॉम द डिजीज ह्यूमन बीइंग। तो सिंपली इसमें ये कहते हैं कि आपका जो डिजीज है, ये डिजीज किसी खास माइक्रोब की वजह से है। सिंपली अब इधर से वो करवा सकते हो, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इस जर्म की वजह से डिजीज काज होता है, ये इसका खुलासा है। सिंपली क्या है कि जर्म की वजह से डिजीज काज होता है, तो ये क्या है, ये रॉबर्ट कोच और उसने पेश किया था। फिर उसने क्या कहा कि जर्म की वजह से डिजीज काज होता है। अब अगर डिजीज पर्सन हो तो उससे आप उस जर्म को अलग करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, टू आइसोलेट द माइक्रोब फ्रॉम द डिजीज पर्सन। तो ये क्या है, विच स्पेसिफिक फॉर दैट डिजीज एंड वन मस्ट बी एबल, तो एक जो है ना, एक शख्स उससे क्या करवा सकते हैं, जर्म को डिजीज से अलग करवा सकते हैं। तो ये किसने कहा था, ये रॉबर्ट कोच और लीविस पास्चर ने। ये सिंपली जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, अब ये इससे आगे निकल आती है। ये कहते हैं कि द बेस्ट known but most dated model of the, तो मॉडर्न जो मॉडल है अब द कम्युनिकेबल डिजीज, स्पेसिफिकली ये अप्लाई होता है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसमें क्या है, ये ट्रायड है, ये ट्रायड बेस करवाता है, मतलब इसका ये कि ये जो मॉडल है, ये 3 वजूहात की बिना पे डिजीज काज होते हैं। वो 3 वजूहात कौन कौन सी है, उनके इंटरेक्शन है, होस्ट है, एजेंट है और साथ में एनवायरनमेंट है। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करवा के इससे बनते हैं क्या, डिजीज फिर बन जाती है। ओके, तो अब क्या है, होस्ट क्या है, एजेंट क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। अच्छा, पहला वाला एजेंट है, फिर होस्ट है, फिर एनवायरनमेंट है। अब एजेंट क्या है, कॉजेज ऑफ द डिजीज, जिस चीज की वजह से डिजीज काज होता है उसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट होता है लिविंग, नॉन लिविंग भी हो सकता है, पोर्स भी हो सकता है। जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं एक दूसरे को वो करवाते हैं ना, तो उसकी पोर्स की वजह से भी उसको डिजीज लग सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज, किसी चीज की इंक्रीज या डिक्रीज में, किसी चीज के इंक्रीज या एजेंट के इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से भी डिजीज क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। एजेंट में मोस्टली आते हैं लिविंग, नॉन लिविंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग में आ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स है वगैरह। नॉन लिविंग में भी बहुत सी मटेरियल्स आ सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स आ सकते हैं, मेडिकल केमिकल वगैरह, ये सारी फिजिकल आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये एजेंट की वो है। होस्ट क्या है, लिविंग थिंग्स usually human or animal which are exposed to and harbor a disease। तो होस्ट क्या है, ये लिविंग थिंग है जो डिजीज को एक्सपोज हो। क्या हो, डिजीज को जो एक्सपोज हो। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसको लग गया मलेरिया, तो मलेरिया इज एन एजेंट और वो बॉडी क्या है, वो इसके लिए होस्ट है। अब होस्ट क्या होता है, होस्ट का ये मेन करेक्टर होस्ट का होता है इम्यूनिटी, जो उस डिजीज के खिलाफ काम करवाते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, जो उस डिजीज के खिलाफ काम करवाते हैं। अब होस्ट फैक्टर क्या है, कौन से ऐसी फैक्टर है जो होस्ट को ससेप्टेबल बनाते हैं या होस्ट को बचाते हैं उस एजेंट से। तो पहले वाला सोशियो इकोनॉमिक है। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब उसका सोसाइटी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या उसकी इकोनॉमिक स्टेटस वो कैसा है, तो उससे जो है ना आप वो बच सकते हैं, वो बैलेंस डाइट लेके वगैरह, ये सारी चीज़ें। लाइफ स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करवाते हो किस तरह सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या एक्टिव लाइफ स्टाइल है वगैरह वगैरह। डेमोग्राफिक उसका जो पर्सनल डेटा है, मतलब उसका एज को, उसका जो एज है, वेट है, सेक्स है, उसका फैमिली है, मैरिड लाइफ है, तो ये सारी डेमोग्राफिक लाइफ पे आते हैं। बायोलॉजिकल, उसका बायोलॉजिकल जेनेटिक वो कैसा है, इस तरह की वगैरह, तो ये सारी उसमें क्या आती है, होस्ट स्पेक्टर में आती है। और ये वो चीज़ें हैं जो उसको ससेप्टेबल बनाते हैं एजेंट को गेन करने में, डिजीज को गेन करने में। तीसरा वाला है क्या है, एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉज आर अलाउ डिजीज ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिजीज ट्रांसमिशन होता है। एक्सटर्नल फैक्टर, वो फैक्टर जो इस डिजीज की ट्रांसमिशन में हेल्प करवाते हो, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरनमेंट जो है, अब इस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी वो बातें जान ली कि एनवायरनमेंट इज मोर लिमिटेड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स देन ह्यूमन। एनिमल और प्लांट के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है बमुकाबले ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में जो बेसिकली जो बेसिक फैक्टर्स है वो है उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी बिहेवियर्स वगैरह है। लेकिन एनिमल और प्लांट के लिए मोस्टली अफेक्ट करवाते हैं उसके एनवायरनमेंट, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट के लिए जो है ना, नो लाइफस्टाइल से बाखबर होते हैं, नो अपनी डेमोग्राफिक डेटा से, नो अपनी सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से बाखबर होते हैं। उनके लिए फैक्टर करवाते हैं उसका
क्या उसका एनवायरनमेंट उसके लिए क्या है। लेकिन ह्यूमन के लिए मोस्टली फैक्टर करवाते हैं उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, साथ में उसका जो डेमोग्राफिक डेटा या उसका जो लाइफस्टाइल है बायोलॉजिकल है वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करवाता है। अब एनवायरनमेंट की 3 अकसाम है, एक फिजिकल है जो नॉन लिविंग थिंग्स पे मुश्तमिल होता है, दूसरा बायोलॉजिकल है जो लिविंग थिंग्स पे मुश्तमिल होता है, तीसरा साइको सोशल है जो उसके लिविंग रिलेशनशिप उस पे साइको सोशल के बारे में पढ़ा, जो उसके मेंटल और सोसाइटी और उसकी बॉडी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है मतलब लिविंग रिलेशनशिप, तो वो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या होता है, द मेयर प्रेजेंस ऑफ होस्ट एंड एजेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट अ डिजीज। इसका मतलब ये कि सिर्फ एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट की प्रेजेंस से डिजीज काज नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ साथ जब ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्शन करवाए, तो उस इंटरेक्शन से फिर डिजीज जो है ना वो जन्म लेते हैं। ओके, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ दिस फैक्टर। तो ये क्या है, ये इंटरेक्शन है जो डिजीज काज करवाता है। ये ससेप्टेबल होस्ट है, पैथोजन है, प्योरेबल कंडीशन है, तीनों के इंटरेक्शन से क्या होते हैं, डिजीज काज हो सकता है। ओके, इसका एग्जांपल अब हम लेते हैं। इधर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसका ये वाला आप देख ली, इधर ये एग्जांपल है, ये फॉर एग्जांपल टूथ डिके है या गम डिजीज है, ये आप किस वजह से होते हैं, तो उसके लिए जो है ना एजेंट क्या है, एजेंट है बैक्टीरिया एंड प्लेकियो। प्लेकियो में जो बैक्टीरिया होता है वो है, या जो स्वीट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें, या अनहाइजीनिक जो भी हो, लेकिन बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो गया। अब इधर उसके लिए ये एजेंट है। होस्ट क्या है उसके लिए, होस्ट टीथ एंड गम्स है, टीथ एंड गम्स उसके लिए होस्ट है, और एनवायरनमेंट उसके लिए शुगर एंड फूड है। अब शुगर है और बैक्टीरिया का शुगर के साथ बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये उसका न्यूट्रिशन है। बैक्टीरिया को अच्छी तरह शुगर मिलती है, तो ये उसका फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट हो गया, होस्ट टीथ एंड गम्स हो गया, बैक्टीरिया एजेंट हो गया। तीनों इकट्ठा इंटरेक्शन करवा के टूथ डिके या गम डिजीज ने काज करवाई। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल टीबी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो उसके लिए टीबी ऑर्गेनिज्म वो एजेंट है जो टीबी काज करवाता है। ओके, और दूसरा होस्ट इसमें क्या है, पुअर न्यूट्रिशन, कंकरेंट डिजीज, लो इम्यूनिटी बॉडी है, बॉडी में न्यूट्रिशन उसका कम है, उसका और बहुत सारी डिजीज के साथ है, और साथ में इम्यूनिटी भी उसका लो है। तो एजेंट आ गया और साथ में इधर बैठ गया, कहा कि यार मेरे लिए तो एजेंट होस्ट ज़बरदस्त है। साथ में कंडीशन एनवायरनमेंट, क्राउडिंग एनवायरनमेंट है, पुअर वेंटिलेशन है, बेड सैनिटेशन है, एनवायरनमेंट भी ज़बरदस्त है उसके लिए। तो इन तीनों के इंट्रैक्शन से टीबी क्या हो गया, टीबी डेवलप हो गया। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर जो तीसरा थ्योरी है वो है अच्छा, इधर अब डिजीज एजेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिजीज एजेंट्स, तो एजेंट का हमने थोड़ा सा उधर डिस्क्रिप्शन करवाया। एजेंट 3 अकसाम के होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा फिजिकल एजेंट होता है। बायोलॉजिकल में इन्फेक्शियस एजेंट, इंसेक्ट एंड एनिमल एलर्जेन। तो इसमें आप ये इन्फेक्शियस एजेंट, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एजेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती है जो हम इधर अब आपको वो करवाते हैं। लेकिन इससे पहले केमिकल एजेंट क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक वेस्ट, पेस्टिसाइड, जितने भी केमिकल्स है वो केमिकल एजेंट्स है। फिजिकल क्या है, जो नॉइज है, रेडिएशन है, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी की सारी किसमें आती है, फिजिकल एजेंट में अब आते हैं। अब एजेंट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत लाजमी है। पहला वाला है इन्फेक्टिविटी है। इन्फेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट। होस्ट में दाखिल होना या मल्टीप्लिकेशन, वो सलाहियत जब किसी एजेंट में हो तो हम उसको कहते हैं कि इसका इन्फेक्टिविटी क्या है, बराबर है। तो इन्फेक्टिविटी सिंपली क्या है, उस एजेंट का वो सलाहियत कि वो सिर्फ दाखिल हो जाए और अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करवाए, डिजीज काजिंग नहीं है, एबिलिटी नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। पैथोजेनिसिटी क्या है, एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकल अपीयरेंट इलनेस। अब यहाँ पे ये तो दाखिल हो गया, उसका इन्फेक्टिविटी है। पैथोजेनिसिटी, अब इसने उधर डिजीज काज करवाने, सिर्फ क्लिनिकल साइंस सिम्टम जब वो अपीयर करवाए, क्या तो क्लिनिकल अपीयरेंट इलनेस जब वो करवाए तो क्या है, ये फिर उसका पैथोजेनिसिटी है। अगर साइंस सिम्टम या क्लिनिकल अपीयरेंट इलनेस वो नहीं करवा सकते, सिम्टम्स अपीयर नहीं करवा सकते सिम्टम्स, तो फिर उसको हम पैथोजेनिसिटी उसका कम है वो
एजेंट का पैथोजेनिसिटी कम है। चौथा वायरुलेंस है। वायरुलेंस है प्रोपेशन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब ये है वायरुलेंस है, उसका एक्सटेंट हम बताते हैं, उसका सीवियरनेस इसमें हम बताते हैं कि उस एजेंट का सीवियरनेस क्या है। तो वायरुलेंस सिंपली उसका सीवियरनेस, कितनी सीवियर हद तक वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो काज करवाते हैं। साथ में एजेंट जो है ना मैकेनिकल एजेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, फिजिकल के साथ मैकेनिकल, तो एक्सपोजर टू क्रॉनिक ट्रैक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस में रिजल्ट इन क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन एंड इवन डेथ। तो ये क्या है फिर, ये मैकेनिकल एजेंट्स है जो आप मैकेनिकल स्ट्रेन फोर्सेस वगैरह इसके आप एक्सपोज हो जाए। सोशल एजेंट कौन सी पार्टी है, एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, सोशल आइसोलेशन है, डिप्रीवेशन है, तो ये सोशल एजेंट है, इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है। तो ये एजेंट के बारे में था। ओके, एजेंट के बारे में, और साथ में जो है ना हमने पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा, और साथ में जो है ना होस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। अब जो दूसरा वाला कजेशन थ्योरी है वो है वेब ऑफ कजेशन। तो वेब ऑफ कजेशन, वेब आप जानते हो कि वेब हम कहते हैं नेटवर्क को, किस चीज़ को, नेटवर्क को। अब नेटवर्क ऑफ कजेशन, जब एक नेटवर्क बन जाए तो उसको हम कहते हैं वेब ऑफ कजेशन, या मल्टीपल फैक्टर्स इंटरेक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स के इंटरेक्शन से जो जन्म लेते हैं उसको हम कहते हैं वेब ऑफ कजेशन। ये मैकमोहन एंड फक परवर्टेड द थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ कजेशन wherein the various factor hypocholesteremia, smoking, hypertension are like an interacting web of स्पाइरल। तो इसमें क्या है, ये इसमें मल्टीपल फैक्टर जैसे कि हाइपोकोलेस्टेरिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, इन सारों के इकट्ठा होने से एक स्पाइडर बनते हैं, एक जाल बनते हैं, और उस जाल से एक डिजीज जन्म लेती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं वेब ऑफ कजेशन। ईच फैक्टर इज इट्स ओन रिलेटिव इम्पोर्टेंस and causing the final departure from the state of health as well as interacts with others, modifying the effect of each factor। तो इसमें क्या होता है, हर एक फैक्टर का अपना एक वायरुलेंसी होता है, वो दूसरे के साथ मिलके उस वायरुलेंसी को और भी बढ़ाता है, और इनमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है, एक इन डिजीज को प्रोड्यूस करवाता है। अब क्या है वेब कजेशन, एग्जाम्पल इधर ये है, फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी एक डिजीज है। अब ओबेसिटी डाइट की वजह से, डाइट एक फैक्टर हो गया, स्ट्रेस दूसरा फैक्टर, हार्मोन तीसरा फैक्टर, फिजिकल इनएक्टिविटी तीसरा फैक्टर, हेरिडिटी चौथा फैक्टर। इन चार फैक्टर के वजह से, इन चार फैक्टर के आपस के इंटरेक्शन की वजह से बन गया एक डिजीज ओबेसिटी। ओके, तो ये चारों की कॉजेशन की वजह से। आप देखिए इधर स्ट्रोक है, स्ट्रोक, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, हाइपरटेंशन, ब्लड क्लॉटिंग, इन तीनों की कम्युलेशन से बन गया क्या, स्ट्रोक। इस तरह की हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग, हार्डिंग ऑफ आर्टरी, हाइपरटेंशन, इन तीनों के बनने से क्या हो गया, हार्ट डिजीज। तो ये क्या है, ये वेब ऑफ कजेशन है। ओके, अच्छा, अब द व्हील ऑफ कजेशन थ्योरी क्या है। व्हील ऑफ कजेशन में, व्हील थ्योरी इज अ मेडिकल नॉलेज एडवांस an additional aspect of the interest that come into play as the comparative rule of the genetics। तो अब यहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जेनेटिक्स का किस्सा अभी तक किसी भी थ्योरी में नहीं पढ़ाया गया। तो अब यहाँ पे व्हील थ्योरी में जेनेटिक्स का कहानी आ गया कि जेनेटिक्स का भी रोल होता है किस चीज़ में, डिजीज में। तो ये थ्योरी क्या कहते हैं कि जेनेटिक एंड एनवायरमेंट प्ले अ रोल इन काजिंग अ डिजीज। एक्सट्रेंसिक फैक्टर, तो एनवायरमेंट क्या है, एक्सट्रेंसिक फैक्टर आउटसाइड द होस्ट फैक्टर एंड कॉजेशन ऑफ डिजीज। अच्छा, द ट्रायड एज वेल एज द वेब थ्योरी डज नॉट एडिक्वेटली कवर अप दिस डिफरेंशियल। तो उन्होंने जेनेटिक के बारे में पहली दो थ्योरी ने कोई बात नहीं की थी। तो एक्सप्लेन सच रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट फैक्टर द व्हील थ्योरी हैज बीन पोस्टुलेटेड। तो अब इसके लिए कौन सा थ्योरी आ गया, व्हील थ्योरी आ गया, जिसने जो है ना क्या किया कि जेनेटिक और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से जो डिजीज बनते हैं, तो वो इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब व्हील थ्योरी क्या बताते हैं, व्हील थ्योरी डी एम्फसाइजेस द एजेंट एज द सोल काज ऑफ डिजीज। तो व्हील थ्योरी ने कहा कि आपने जो है ना, आप लोगों ने सिर्फ एजेंट को कसूरवार बनाया है, असल में सारा कसूर एजेंट का नहीं होता है। इन्होंने डी एम्फसाइज किया, मतलब इस बात पे इन्होंने जोर नहीं दिया कि एजेंट सोलली जो है ना वो काज होता है डिजीज की। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि द थ्योरी विजुअलाइज ह्यूमन डिजीज इन द फॉर्म ऑफ व्हील, व्हील की शक्ल में। व्हील तो आप जानते होगी, जो होता है साइकिल का जो पहिया होता है वो,
व्हील विच इज सेंट्रल हब, जिसमें एक सेंट्रल हब होता है, which has a central hub representing the genetic component। ये central hub क्या करवाता है, ये genetic component को एक्सप्रेस करवाता है। एंड द पेरिफेरल पोर्शन रिप्रेजेंटिंग द एनवायरमेंटल कंपोनेंट, और इसकी जो पेरिफेरल पोर्शन है ये एनवायरमेंटल, उसको एनवायरमेंटल कंपोनेंट को वो जाहिर करवाते हैं। जैसा कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है ना ये क्या है, ये सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब जेनेटिक कोर है। अब इसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट की मैंने आपको 3 किस्में बताई थी, एक था बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा फिजिकल एनवायरनमेंट। इन तीनों एनवायरनमेंट और जेनेटिक फैक्टर के एक्युमुलेशन से क्या बनती है, एक डिजीज जन्म लेती है। ओके, ठीक, ये तो द व्हील ऑफ कॉजेशन। इसके एग्जांपल इधर हम देखिए, ये है द हब ह्यूमन बीइंग जेनेटिक फैक्टर, इर्द गिर्द इसकी बायोलॉजिकल सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट है। ओके, लाइक एनी व्हील द आउटर पार्ट एनवायरमेंटल कंपोनेंट हिज स्पोक्स, 3 स्पोक्स है इधर, इस व्हील की 3 स्पोक्स है, 1 2 3। एंड द एनवायरमेंटल कंपोनेंट इज दस डिवाइडेड इनटू 3 सब कंपोनेंट। इस वजह से ये ना व्हील की तरह इसको भी डिवाइड किया गया 3 में, बायोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल में। ओके, तो ये था व्हील ऑफ कॉजेशन के डिजीज काजिंग में आपके जेनेटिक के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट और जेनेटिक दोनों का रूल होता है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ये कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, एज अ की कंसेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमें क्या बताता है कि द अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम एंड द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। तो ये क्या कहते हैं कि जब डिजीज में ओवर टाइम प्रोग्रेशन आ रही हो और उसकी प्रोग्रेशन में किसी किस्म का कोई इंटरप्शन नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। डिजीज का वो हिस्ट्री जो प्रोग्रेसिवली शुरू हो, उसके दरमियान में किसी किस्म का कोई इंटरप्शन नहीं हो। मतलब यह कि डिजीज शुरू हो, किसी ने उसके लिए कोई मेडिकेशन, इंटरवेंशन वगैरह कुछ भी नहीं ली हो। तो इंटरप्शन क्या है, द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन और इंटरप्शन। तो ये क्या है कि आप जब इंटरवेंशन आप नहीं लेते हो और उसके साथ साथ वो डिजीज जा रही हो, तो ये क्या है, ये उसका नेचुरल हिस्ट्री है। अभी हम पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम डिजीज प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या करें, मैयर इकदाम करें, किस तरह हम उसको कंट्रोल करवाएंगे। ओके, अच्छा, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आफ्टर द कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शियस एजेंट देयर इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट एट विच द डिजीज प्रोसेस में बिगिन। अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जहां से डिजीज प्रोसेस शुरू होता है, और वो कौन सा पॉइंट है, वो है एक्सपोजर। पहला एजेंट को बॉडी क्या होता है, एक्सपोज होता है। तो बॉडी ये है, होस्ट इसको एक्सपोज हो गया, होस्ट में इस एजेंट को एक्सपोज हो गया, तो एक्सपोजर के बाद उसको लग गया डिजीज के बाद अगर आपने इंटरवेंशन की तो आपको हो गया रिकवरी, इंटरवेंशन नहीं की तो आप डिसेबल हो गए या डेथ में चले गए। ओके, तो विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड विद। अब जब आप इंटरवेंशन करवाते हो तो रिकवर हो जाएगा, इंटरवेंशन नहीं करवाते हो डिसेबिलिटी और डेथ में आप चले जाओगे। ये है सिंपली उसका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इसमें है ये स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी में क्या होता है, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी में बॉडी की बात हो रही है या होस्ट की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, होस्ट की। इसमें होस्ट की इम्यूनिटी और साथ में उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मद्देनजर रखा जाता है। अगर उसकी इम्यूनिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर था तो इसके एक्सपोजर से कुछ भी नहीं होगा, आपको डिजीज़ नहीं लग सकता। अगर ये वीक हो तो इसके एक्सपोजर से आप जो है ना होस्ट ससेप्टेबल हो जाएगा और उसको लग जाएगा क्या, डिजीज़। तो ये एक्सपोजर वाला, एक्सपोजर में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ सकते हैं। दूसरा जो स्टेज है वो स्टेज ऑफ सबक्लिनिकल डिजीज। स्टेज ऑफ सबक्लिनिकल डिजीज में ये वो स्टेज है जिसमें ये वाला एजेंट ये आगे जाएगा, साथ में इधर मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। जो इन्फेक्टिविटी का जो स्टेज होता है, कौन सा स्टेज, इन्फेक्टिविटी का, अभी जो हमने बताया इन्फेक्टिविटी का स्टेज है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसमें साइन सिम्टम अपीयर नहीं होगी, इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस होगी।
आपकी बॉडी में चेंजेस होगी, डिजीज आपकी बॉडी को डैमेज करवाएगा, लेकिन साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होगी अभी तक। इसलिए सेल्फ डैमेज इंक्यूबेशन पीरियड भी इसको हम कहते हैं। जो साइन सिम्टम्स से पहले डिजीज का जो स्टेज होता है वो इंक्यूबेशन स्टेज या सब क्लिनिकल डिजीज, एसिम्प्टोमेटिक भी इसको हम कहते हैं। और इसका डायग्नोसिस हम करवाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से। किसी से आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट आप करवाते हो, उससे पता चलता है, यूरिन टेस्ट से पता चलता है। तो इस तरह की डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट से आपको पता चलता है। इंटरवेंशन मोर इफेक्टिव, और इस स्टेज में अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट से पता लगाया कि उसको एड्स है, HIV है या उसको कोई और बीमारी है, तो इस स्टेज में जब आप इंटरवीन करवाते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस स्टेज में उस वायरस या बैक्टीरिया जो एजेंट है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो गया होता है। ओके, इसके बाद जो स्टेज होता है स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, तीसरा जो स्टेज है स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। इस स्टेज में ये इसका इतना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और इतना बॉडी को डैमेज करवाता है कि इसका साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। ये मोस्टली डायग्नोसिस स्टेज है, क्योंकि इसमें साइन सिम्टम्स ऑलरेडी अपीयर हो जाते हैं। तो फिर आपको डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास लेके जाना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिजीज है। तो यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस ये वाला कौन सा स्टेज है जहाँ पे डायग्नोसिस होती है, तो वो है क्लिनिकल डिजीज, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। चौथा स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और हेल्थ। अब अगर आपने इंटरवेंशन करवा ली, मेडिकेशन ले ली, तो आप रिकवरी के स्टेज में चले जाएंगे। अगर नहीं करवा ली तो आप डेथ और डिसेबिलिटी के स्टेज में आप चले जाएंगे। ओके, तो ये था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज क्या है? तो स्पेक्ट्रम हम कहते हैं रेंज को, किस चीज को? रेंज को। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज सिंपली ये है द रेंज ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस। अब एक डिजीज कितना उसके साइन सिम्टम्स अपीयर हो गई और कितना उसके सीवियरिटी उस डिजीज में आ गया, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितना आगे गया, आगे का मतलब ये कि कितना उस डिजीज में सीवियरिटी आ गया, कितना उसकी साइन सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर हो गई, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। इन सम पीपल हाउएवर द डिजीज प्रोसेस में नेवर प्रोग्रेस टू क्लिनिकली अपीयर इन इलनेस। बहुत से लोगों में जो है ना ये डिजीज प्रोसेस साइन सिम्टम्स अपीयर होने में ये नहीं उस वक्त तक नहीं लग, जैसे कि टीबी है तो टीबी के मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं जो सालों साल उसमें टीबी होता है लेकिन उसमें साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। एंड अदर द डिजीज प्रोसेस में रिजल्ट इन इलनेस दैट रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसमें डिजीज जो है ना वो इलनेस में अपीयर हो जाते हैं, उसकी साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। दिस रेंज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो रेंज है जो जिसमें साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होती और जाते साइन सिम्टम्स के अपीयरेंस तक, इसको हम कहते हैं रेंज या स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बिकॉज द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कैन इंक्लूड एसिम्प्टोमेटिक हमने पढ़ा एंड माइल्ड केसेस। द केस ऑफ इलनेस डायग्नोज्ड बाय क्लिनिशियंस एंड द कम्युनिटी often represent only the tip of the iceberg। तो इसमें जो है ना बहुत सारा केसेस होता है जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जो इलनेस डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिशियंस या फिजिशियंस, नर्स, डॉक्टर जो अपीयर करवाते हैं, जो रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड केसेस ऐसे होते हैं जो जिसमें वो डिजीज अपीयर होता है। बाकी सारी की सारी जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है। ओके, तो वो होता है, ये कहते हैं कि टिप ऑफ आइसबर्ग, जो आइसबर्ग होता है ना इस तरह के आइसबर्ग होता है, तो उसका जो टिप होता है ये अपीयर होता है, बाकी सारी पानी में डूबा हुआ होता है। तो ये जो आइसबर्ग का स्टेप है, इस स्टेप तक जो है ना सिंपली इतनी तक हमें पता है कि डिजीज है, बाकी जितनी भी डिजीज है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में है। पर्सन विद एनएप्रियन many additional cases may be too early to diagnose or may never progress to clinical stage। तो बहुत सारे केसेस हैं तो ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक नहीं लेके जाते। पर्सन विद इनअपियरेंट और अनडायग्नोज्ड इन्फेक्शन मे बी एबल टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन। अब ये वाली जो पीपल है जो एसिम्प्टोमेटिक है, तो याद रखिए इसमें तो सिम्टम्स अपीयर नहीं है, लेकिन साथ में ये डिजीज इस डिजीज को दूसरों तक पहुंचा सकता है। सच पर्सन हु आर इन्फेक्शियस बट हैव सब क्लिनिकल डिजीज कॉल्ड कैरियर। और इन ही लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं इसको हम कहते हैं क्या? कैरियर हम इसको कहते हैं। अच्छा,
अब इसका एक कॉन्सेप्ट है आइसबर्ग ऑफ डिजीज फिनोमेना। आइसबर्ग ऑफ डिजीज फिनोमेना क्या है? आइसबर्ग फिनोमेना इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज बर्डन ऑफ कम्युनिटी। आप कम्युनिटी का जो डिजीज बर्डन है उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करवाओगे? तो आइसबर्ग इज टू पोर्शन, टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड सबमर्ज एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आइसबर्ग है, तो आइसबर्ग का तकरीबन 90% हिस्सा वो नीचे पानी में होता है जो हमसे हिडन होता है। क्या होता है? हमसे हिडन होता है। बाकी मामूली सा हिस्सा 5 to 10% वो क्या होता है? वो अफियरेंट होता है। अब आइसबर्ग का डिजीज फिनोमेना हमें क्या कहते हैं? आइसबर्ग डिजीज फिनोमेना हमें ये कहते हैं कि जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो अपीयरेंट है, ये हमें जो डायग्नोस्टिक या जो वो डिजीज जिसका हमें पता है, जिसको क्लिनिकल इलनेस हम कहते हैं, विजिबल केसेस जो है वो सिर्फ मामूली सी केसेस है जो हमें पता है। बाकी जो सारी के सारी केसेस है वो एसिम्प्टोमेटिक है या इनविजिबल केसेस है जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन वो लोग इन्फेक्शियस है, वो लोग कैरियर हैं और वो डिजीज़ को दूसरों तक ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। ओके, तो ये था वो। अब आइसबर्ग ऑफ डिजीज यही है कि द फ्लोटिंग टेप रिप्रेजेंट द क्लिनिकल रिप्रेजेंटेटिव केसेस व्हाट the physician sees in the practice clinic or hospital. The clinically apparent cases represent only a small fraction of the total cases of the disease in the community. Small fraction हम उस पर जो है ना वो डिजीज, ये देखिए क्लिनिकल इलनेस है जो हम बहुत छोटे से मकदार को हम डिटरमाइन करवाते हैं, क्लिनिकियन हॉस्पिटल में उसको डिटरमाइन करवाते हैं। बाकी सारे के सारे लोग क्या होते हैं? वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। द रिमेनिंग और हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट द मास ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज इन द कम्युनिटी। सब क्लिनिकल केसेस आर कैरियर्स और अनडायग्नोज्ड केसेस हिडन फ्रॉम व्यू ऑफ द जनरल पब्लिक और फिजिशियन। जो पब्लिक से और फिजिशियन से क्या होते हैं? वो हिडन होते हैं। अब ये आइसबर्ग है, इसमें ये वाली जो 3 पार्ट्स है ये क्लिनिकल डिजीज है, ये अपीयरेंट है जो फिजिशियन थ्रू लैब टेस्ट और थ्रू साइंस सिम्टम्स वो मालूम करते हैं। ये वाला जो मोस्टली हिस्सा ये क्या है? ये सब क्लिनिकल डिजीज है या जो हमारी आंखों से जो है ना वो छुपी हुई है। तो ये डेथ वाले है, ये सीवियर डिजीज है, माइल्ड इलनेस है, ये अपीयरेंट है। लेकिन ये इन्फेक्शियस विदाउट क्लिनिकल इलनेस, जिसमें क्लिनिकल इलनेस साइन सिम्टम्स नहीं होती, तो वो क्या है? ये एक्सपोजर विदाउट इन्फेक्शन, एक्सपोज है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये लोग क्या है? ये लोग क्या है? ये है हिडन लोग है या कैरियर है। ये क्या है? कैरियर है। ओके, ये था आइसबर्ग फिनोमेना। अब इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की तरफ हम आते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए जो इंडिकेटर WHO ने डिटरमाइन किया तो क्या? वेरिएबल विच हेल्प टू मेजर चेंजेस। इंडिकेटर क्या होता है? वो वेरिएबल्स या वो चीज़ें जिसके वजह से हम हेल्थ के बारे में जान सकते हैं कि हेल्थ का रेशो इस सोसाइटी में क्या है। तो इंडिकेटर सिंपली वो वेरिएबल है जो उस सोसाइटी में हमें हेल्थ के बारे में बताती है। द हेल्थ इंडिकेटर आइडेंटिफाइड आर दोज वेरिएबल्स व्हिच मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो हेल्थ इंडिकेटर क्या है? ये सिंपली हेल्थ स्टेटस के मालूमात हासिल करने के लिए जो चीज़, जो वेरिएशन हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं हेल्थ इंडिकेटर। अब हेल्थ इंडिकेटर हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी है? तो हेल्थ इंडिकेटर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था हमारे जो पेप सेमेस्टर है उसमें, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा हम टच देते। मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब ये कि कितने डेथ रेशियोज कितने हैं, डेथ रेशियो। मोर्टेलिटी इंडिकेटर आप इससे जो है ना आप मालूम कराते हो क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें जो है ना आप क्रूड डेथ रेट कितने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी एज के बाद डेथ आता है, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी या डिजीज़ की वजह से कितनी मोर्टेलिटी, कितनी खास डिजीज़ की वजह से, कौन से खास डिजीज़ की वजह से मोर्टेलिटी आती है, या प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, इसको हम कहते हैं PMRB, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट और रेशो। इसमें क्या होता है? इसमें हम प्रोपोर्शन लेते हैं डेथ, प्रोपोर्शन ऑफ द डेथ फ्रॉम एक्सपोज ग्रुप एंड अनएक्सपोज ग्रुप। जो एक्सपोज है उस डिजीज़ को
उस एक्सपोज ग्रुप में डेथ कितनी आती है और जो अनएक्सपोज है उसमें डेथ कितनी आती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये मोर्टेलिटी इंडिकेटर आपको बताता है कि आपका इस सोसाइटी में हेल्थ कितने % तक है। मॉर्बिडिटी है डिजीज इंडिकेटर। क्या है ये? डिजीज है। इसमें हम इंसिडेंस और प्रेवलेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस आपको पता है कि जितने भी न्यू केसेस सोसाइटी में होते हैं उसको हम कहते हैं इंसिडेंस। प्रेवलेंस जो ओल्ड प्लस न्यू केसेस दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं प्रेवलेंस। ओपीडी पेशेंट कितने हैं, एडमिशन कितने हैं, री एडमिशन कितने होते हैं, डिस्चार्ज कितने होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल कितने होते हैं, स्पेल्स ऑफ सिकनेस कितने। स्पेल्स ऑफ सिकनेस इसको हम कहते हैं एपिसोड ऑफ सिकनेस। कितने लोगों को एपिसोड आते हैं, मतलब एपिसोड का मतलब ये कि वेल डिफाइन आंसेट टर्मिनेशन, एकदम टर्मिनेशन आता है फिर आंसेट और टर्मिनेशन, और एब्सेंस फ्रॉम वर्क स्कूल। तो स्पेल्स ऑफ सिकनेस को हम कहते हैं कि एब्सेंस फ्रॉम वर्क का स्कूल, कितने लोग जो है ना वर्क और स्कूल से रहते हैं डिजीज की वजह से, तो ये भी किस में आते हैं, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में आते हैं। अच्छा, अब है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ में न्यूट्रिशनल स्टेटस भी एक इंडिकेटर है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में एंथ्रोपोमेट्रिक में मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। जब प्री स्कूल चिल्ड्रन के आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करवाते हो, एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब ये आप उसका हाइट मालूम करते हो, वेट मालूम करते हो, उसका बॉडी मास इंडेक्स BMI मालूम करते हो, हेड सरकमफेरेंस आप उसके मालूम करते हो। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक में वो है मेजरमेंट है कि उस चिल्ड्रन अपनी जो उसका लेवल होता है, लेवल ऑफ ग्रोथ, वो उसके मुताबिक चल रही है या नहीं। प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट कितना है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, तो इससे भी हम कि डॉक्टर पॉपुलेशन कितना है, बेड नर्स रेशो कितना है, बेड कितने हैं, नर्स कितने हैं, पॉपुलेशन बेड रेशो कितना है, पॉपुलेशन पर हेल्थ फैसिलिटी रेशो कितना है। अच्छा, यूटिलाइजेशन रेट्स, तो यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना होता है, एंटीनेटल केयर कवरेज कितना होता है, पर्सन ऑफ द हॉस्पिटल डिलीवरी कितना होता है, कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस कितनी है, साथ में बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे इन द हॉस्पिटल कितना है। अच्छा, इंडिकेटर ऑफ द सोशल एंड मेंटल हेल्थ। सोशल मेंटल हेल्थ की कौन सी इंडिकेटर है, रेट ऑफ सुसाइड कितनी है, वायलेंस कितने हैं, क्राइम सोसाइटी में कितने हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हैं, ड्रग यूज लोग कितने हैं, स्मोकिंग कितने लोगों में, अल्कोहल कंजम्पशन कितने में। एनवायरमेंटल इंडिकेटर में प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, कितने लोग जो है ना वो सैनिटेड फूड तक लेके फूड सैनिटेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड है, कितने लोगों को जो है ना वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड है, कितने लोग जो है ना एयर पोल्यूशन से बचे, कितने लोगों को वाटर पोल्यूशन से बचे। ठीक है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आप मालूम कराते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना होता है, डिपेंडेंसी रेशो कितना है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, फैमिली साइज ये कितने हैं, सारे की सारे क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।